नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ इन खबर में और मैं हूं मनोज कुमार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज बजट पेश किया और उम्मीद ये की जा रही थी कि जो लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था है इससे इसे पटरी पे आने का मौका मिलेगा और विभिन्न क्षेत्रों में जो कि हम देख रहे थे आर्थिक तौर पे जो पिछड़ेपन की स्थिति बनी हुई थी उसमें भी सुधार आएगा, इस बात की उम्मीद की जा रही थी। और क्या ये बजट संतुलित है, इसे हम पर्याप्त मान सकते हैं या खामियां हैं इसमें, इस पे हम बात करेंगे। और इस वक्त हमारे साथ है गौरव अग्रवाल जी हैं जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। स्वागत है आपका। धन्यवाद जी, सबसे पहला सवाल तो यही बताइए, आपकी ये जो बजट है इसको बजट को हम संतुलित बजट कह सकते हैं या फिर कोई कमी इसमें देख रहे हैं आप? देखिए, सरकार ने अपनी कोशिश करी है एक संतुलित बजट पेश करने की। सरकार ने कई सारी डिसइन्वेस्टमेंट्स की बात करी है जो कि हम सोचे थे कि सरकार को एक इंफ्रास्ट्रक्चर में बूस्ट देना पड़ेगा। तो उसके लिए पैसे इकट्ठे करने के लिए सरकार ने LIC में, IDBI बैंक में डिसइन्वेस्टमेंट की बात करी है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे आ पाए। जहाँ तक कृषि का सवाल है वहाँ पर भी मॉडर्नाइजेशन की बात करते हैं। जहाँ पर एजुकेशन का सवाल है वहाँ पर भी काफ़ी कुछ देने की कोशिश करी है सरकार ने, परंतु अभी ये पूरा बजट पढ़ने के बाद ही बताया जा सकता है कि जो पहले बजट प्रावधान थे और जो अब थे उसमें कितना चेंजेस है और मोटा मोटी एक आम जनता को उससे क्या मिलने वाला है। जी जी जी। परंतु अभी ये कह पाना बहुत ही मुश्किल है कि इसमें संतुलित है या नहीं है, क्योंकि मोटा मोटी देखते हुए ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं लग रहा है कि कुछ एकदम से चमत्कारी चेंज आया है कोई। जी हाँ, जी हाँ। जो कि इस बार हम सोच रहे थे कि कुछ ना कुछ एक ऐसा चमत्कारी चेंज आना चाहिए जिसको देखकर हर कोई प्रफुल्लित हो जाए। शायद शेयर मार्केट गिर रहा है वो भी कहीं ना कहीं उसी को अंकित कर रहा है कि जो टैक्स पेयर्स का या जो आम जनता की जो एक्सपेक्टेशन थी वो शायद उस पर बजट पूरा खरा नहीं उतर पाया है। जी जी। अच्छा, पहले बताएं थोड़ा टैक्स स्लैब में जो बदलाव किया गया उसकी बात कर लेते हैं। राहत दी गई है, 2.5 लाख से 5 लाख कर दिया गया है, टैक्स में छूट दी गई है। जी जी जी। और उसके बाद जो 15 लाख से ज़्यादा कमाने वाले लोग हैं उसको 30% के दायरे में लाया गया है, पहले 10 लाख था। तो इस बदलाव को आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, ये बदलाव एक बड़ा ही जो है इसमें कई सारे कैच हैं इसके अंदर, क्योंकि इसमें जो बदलाव करा गया है उसमें जो पहले जो आप डिडक्शंस लेते थे, जैसे अगर एक एम्प्लॉई हैं तो आपको एक 50,000 की एक डिडक्शन मिलती थी जिसको हम स्टैंडर्ड डिडक्शन बोलते थे। अगर आपने कोई हाउसिंग लोन ले रखा है तो उसको आपको एक जो इंटरेस्ट पे करते थे उसकी डिडक्शन मिलती थी। जो एक 1.5 लाख की जो एक हमारे लिए एक तरह से कंपल्शन हुआ करती थी इन्वेस्टमेंट करने की, उसकी डिडक्शन मिलती थी। लेकिन जो नया जो टैक्स स्लैब्स आए हैं उसमें वित्त मंत्री जी ने बोला है कि उसमें आप कोई डिडक्शन नहीं ले पाएंगे। तो ये टैक्सेस डिपेंड करता है कि आपका किस तरह की इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है, क्या आपने उसमें इन्वेस्टमेंट करी हुई है, क्या आपने हाउसिंग लोन लिया हुआ है या आपको कोई और डिडक्शन मिल लेती है। तो उसको हमें दोनों को कंपेयर करना पड़ेगा, तभी हम ये निकाल सकते हैं कि जो नया जो हमारे को स्लैब्स आए हैं वो उस पर हमारे को कोई बेनिफिट होगा या नहीं होगा। हमने अभी नीचे हमने कैलकुलेट करने की कोशिश की थी कि अगर 15 लाख पे अगर हम सारी डिडक्शंस लेते हैं जो हमें मिलती हैं और नहीं लेते हैं तो कहीं ना कहीं जो नया टैक्स स्लैब आया है उसमें हमें नुकसान होने वाला है। अच्छा, ये बताएं कि ये जो रिबेट की बात है कि अगर आप रिबेट लेंगे तो फिर नया स्लैब के तहत आपको छूट का लाभ नहीं मिलेगा, तो क्या ये 2.5 लाख से ही शुरू हो जाता है क्या, या फिर उनके लिए जो 15 लाख कमाते हैं? नहीं, ये पहले भी 2.5 लाख तक एग्जाम था, आज भी 2.5 लाख तक एग्जाम है। केवल और केवल इसमें फ़र्क ये हो गया है, पहले 2.5 से 5 लाख तक 5% था, उसके बाद 5 से 10% ये सीधा 20% हो जाया करता था। जो कि सरकार ने एक अच्छा कदम उठाते हुए इसको ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन कर दिया। 2.5 से 5%, 5 से 7.5 10%, 7.5 से 10 लाख तक 15%, 10 से 12.5 लाख तक। नहीं, 2.5 से 5 जो बता रहे हैं आप, शायद ये 5 लाख से इसकी शुरुआत हुई है या 2.5 लाख से? नहीं, 2.5 लाख से हुई है इसकी शुरुआत। 2.5 लाख से? जी, यानी 5% उसको रखा गया। जी। और 5% के और 5 लाख के जो ऊपर है उसमें 10% का लगाया गया है। 5 से 7.5 लाख के तकरीबन। जी सर। और उसके बाद फिर आगे हर 2.5 लाख पे 5% का एक एडिशन करा गया है। एक एडिशन दिया गया। जी। यानी कुल मिला के कह सकते हैं कि जो जानकारी निकल के सामने आ रही है कि जो लोग नए टैक्स स्लैब में आना चाहते हैं उनको रिबेट नहीं लेना होगा। हाँ, कहने का मतलब ये हुआ। इसमें कहीं ना कहीं सोच का ये भी सोच आ रही है कि हो सकता है सरकार उन टैक्स पेयर्स को बेनिफिट देना चाहते हो जो जिनकी आय कम है और जो एक टैक्स बचाने के लिए एक सेविंग कर रहे थे, तो उनके लिए उनकी सरकार उनके जो जेब में ज़्यादा पैसा डालकर उनको ज़्यादा स्पेंडिंग करने के लिए प्रेरित कर रही है ताकि एक इकनॉमी में कुछ ना कुछ उछाल आए। क्योंकि आज हम बार बार यही बात करते हैं कि जब तक
हमारे पास स्पेंडिंग नहीं बढ़ेगी, जब तक हम अपना खर्चा नहीं बढ़ाएंगे, जब तक अर्थव्यवस्था में पैसे नहीं आएंगे। तो कहीं ना कहीं सरकार की ये मंशा रही होगी कि क्योंकि सरकार के पास पूरा डाटा होता है, वित्त मंत्री जी ने कहा कि इसमें 49,500 करोड़ का कहीं ना कहीं नुकसान भी आएगा। तो वो देखने वाला है कि सरकार ने किस सोच के तहत ये वाले चेंजेस अच्छा, किए ये हैं। बताएं कि प्रैक्टिकल में हम देखें अगर व्यवहारिक तौर पे, ये तो जो इस घोषणा की बात, जी। क्या आपको लगता है कि इससे कुछ बदलाव आएगा क्या? जैसे आर्थिक व्यवस्था को कहा जा रहा था कि सुधार होगा और फिर ज़्यादा लोग खर्च करेंगे, बाइंग कैपेसिटी। देखिए कुछ ना कुछ बदलाव आएगा नहीं आएगा वो अभी कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक होता है कि कोई वाव फैक्टर जो आता है, भाई आप कुछ भी नई चीज़ आती है तो हमें लगता है बहुत अच्छा है, वो देख के कहीं ना कहीं मोटा मोटी लगता है कि कोई ऐसा कोई वो नहीं आया जिसको देखकर बहुत ज़्यादा ऐसा लगे कि कुछ ना कुछ एक बड़ा चेंज आया है। मतलब आशान्वित उतना होने की आशान्वित, आवश्यकता नहीं है। हाँ कहीं ना कहीं ऐसा लगता है। बाकी तो और अभी आज बजट आया है, क्योंकि बजट में कई सारे प्रोविजंस होते हैं, कई सारी डिडक्शंस हटाई हैं वित्त मंत्री जी ने, वो देखने वाला है, लेकिन बहुत ज़्यादा आशान्वित बजट नहीं है। अच्छा, दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण एक है जिसपे बेरोजगारों के लिए क्या बेरोजगारी की समस्या कैसे दूर होगी, इसमें सबका ध्यान था, लेकिन मनरेगा का बजट भी कम किया गया है जी। उसके बाद फिर मुद्रा, स्टैंड ऑफ इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, इन सब के बजट को कम कर दिया गया है। एफडीआई पे हालांकि जोर दिया गया है। जी। लगता है कुछ सुधार होगा या फिर? मैं दोबारा यही कहूँगा कि अगर हम बात करें बेरोजगारी की, तो उसके लिए अभी जो बजट के प्रावधान है उनका क्या इम्पैक्ट आने वाला है ये बड़ा मुश्किल है अभी बताना, क्योंकि अभी सरकार की मंशा काफ़ी सारी हैं। सरकार ने काफ़ी डिजिटाइजेशन की बात करी है, मॉडर्नाइजेशन की बात करी है। सरकार ने ये भी कहा है कि हमें यूनिवर्सिटी खोलनी है जहाँ पर हम एक कोर्सेज़ की भी बात करी है, जो ऑनलाइन कोर्सेज चालू करने की बात करी है, कहीं ना कहीं स्किल डेवलपमेंट की बात करी है सरकार ने, लेकिन उसका इम्पैक्ट कब तक आएगा ये बता पाना भी बड़ा मुश्किल है। जैसे निर्मला सीतारमण ने कहा कि 6,000 किलोमीटर लंबा जो हाईवे हम बनाएंगे, जी। उसके बाद नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ की देश में मांग है, जी। इनके कौशल सुधारने के लिए एक ब्रिज कोर्स हम शुरू करेंगे। जी जी जी। इस तरह की तमाम नेशनल वही रिक्रूटमेंट मैं कह एजेंसी रहा के हूँ। तहत सिर्फ एक ही टेस्ट होगा। तो ये जो अभी जो रेशियो है जो कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी है, इसका एक कहना है कि जो बेरोजगारी दर है लगभग 9% पहुंचने जा रहा है। यही मैं कह रहा हूँ कि आज अगर हम इसको ऐसे सोचें कि आज अगर कोई बीमार है तो उसको तुरंत ऑक्सीजन चाहिए, तो ये सारी जो योजनाएं हैं इसका लाभ आने में थोड़ा समय लग सकता है। एकदम से तो कुछ होगा नहीं कि ऐसा है नहीं कि बेरोजगार की अगर आपने जैसे बोला 9% पहुँचने वाली है तो कल हम उसको ऐसा कुछ हो जाएगा जो 3 या 4 या 5% में पहुँच जाए। तो ये जो योजनाएं हैं ये लंबी योजनाएं होती हैं। सरकार ने अगर आपने नर्सों की बात करी तो मैं ये भी बोल रहा हूँ कि सरकार ने ये भी कहा जितने डिस्ट्रिक्ट अस्पताल होते हैं उनके साथ में एक मेडिकल कॉलेज अटैच करेंगे। तो कहीं ना कहीं सोच अच्छी है, परंतु उसका लाभ आने में कितना समय लगेगा ये बता पाना मुश्किल है अभी। यानी जो त्वरित एक जो बजट की जो डिमांड थी कि जो तुरंत फुरत आमूलचूल परिवर्तन करे, अभी जो आवश्यकता है, ये नहीं लगता कि 6 महीने साल भर में चीज़ें बदलने वाली है? थोड़ा सा मुश्किल है कह पाना इस बारे में। मैंने आपको पहले ही बताया जी कि जी बिल्कुल। अच्छा, किसानों के बारे में मैं बहुत जिक्र किया निर्मला सीतारमण ने, जी। किसानों के लिहाज से देखें तो कैसा रहेगा? किसानों के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि हम जो आज हमारे जो भारत की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसमें कहीं ना कहीं हमें मॉडर्नाइजेशन की ज़रूरत है। तो किसानों के लिए जितनी भी बात करी है, जैसे सोलर पंप की बात करी निर्मला सीतारमण जी ने, एक ये बात करी कि हमारा जो मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए, एक हमारी बात करी कि जी वेयर हाउसिंग होनी चाहिए ताकि जो सरकार जो हमारे किसान की उपज है वो ख़राब नहीं हो। तो कहीं ना कहीं बात बहुत सारी करी है। तो सरकार, एग्रीकल्चर हमारे लिए एक बड़ा सेक्टर है हमारे लिए, जिससे हमारी जीडीपी का काफ़ी हिस्सा आता है। तो सरकार की मंशा अच्छी है, मैं दोबारा यही कहूँगा, परंतु इन सब योजनाओं को आने में थोड़ा समय लगेगा। अच्छा, चलिए एक आखिरी सवाल के जवाब ले लेते हैं। ये जो पूरा बजट को अगर हम चर्चा करें उसमें देखें तो लगता है कि सरकार की एक ईमानदार पहल, ईमानदार कोशिश, स्पष्ट मंशा, स्पष्ट रूपरेखा है इस बजट में, या बजट काफ़ी इतना उलझा हुआ है अपने आप में कि ये भी समझ पाना मुश्किल है, क्या है? थोड़ा समझने में समय लगेगा, और जब तक पूरा बजट नहीं आएगा, क्योंकि कई सारे सेक्शंस होते हैं, कई सारी चीज़ें होती हैं, तो समझने में समय लगेगा। अभी तुरंत कह पाना कि सरकार की मंशा अच्छी थी नहीं थी, एक जल्दबाजी होगी, क्योंकि इतना समय लगाया है, पूरी मशीनरी लगी है, तो समझना पड़ेगा कि उसके पीछे मंशाएं क्या हैं।
क्योंकि आज हम उस पोजीशन पे नहीं खड़े हैं कि कुछ कुछ तुरंत एकदम से कोई हमें लाभान्वित हो जाए, तो हमें कहीं ना कहीं योजना बना के उसको लगाना पड़ेगा, चलाना पड़ेगा, तभी उसका लाभ हमें मिल इंतज़ार करना होगा। जी। तो चलिए हम उम्मीद करते हैं कि सरकार ने जो बजट पेश किया है, सरकार का तो ये दावा है कि लोक कल्याणकारी बजट है और हमने हर क्षेत्र के लोगों का इसमें ध्यान रखा है, लेकिन अब ये प्रैक्टिकल स्तर पे व्यवहारिक तौर पे कब और कितना खरा उतर पाएगा ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल तो बजट जो है एक तरह से, जैसा कि अग्रवाल साहब बता रहे हैं, स्पष्ट रूपरेखा इसकी दिखाई नहीं देती है, थोड़ा हमें इंतज़ार करना होगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।